नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आज एक बेहद खास बातचीत हम कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आज देश में सुर्खियां बना हुआ है। इस हफ्ते एक बड़ा काम हुआ है, वो है विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी ने अपना जो स्टेक है उनका कंपनी में, उसका आधा हिस्सा जो होता है 53,000 करोड़ रुपए, वो फिलैंथ्रोपी में, लोगों की भलाई में देने का एक फैसला उन्होंने कर लिया है। और ये खबर सूत्रों के हवाले से आई है, न कि एक ऐलान के रूप में, एक पब्लिक स्टेटमेंट के रूप में आई है। फिलैंथ्रोपी के बारे में हिंदुस्तान में एक नई चेतना की जरूरत है, एक नए दौर की जरूरत है। इसकी शुरुआत अजीम प्रेमजी ने की है। इस विषय को समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं रोहिणी नीलेकणी से, जो अर्घ्यम की फाउंडर चेयरपर्सन है, बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं। प्रथम बुक्स की भी फाउंडर चेयरपर्सन वो रही हैं, बच्चों की किताबों के लिए, पानी के लिए और सैनिटेशन के लिए, और फिलैंथ्रोपी में भी उनका काम काफी मजबूती वाला रहा है। रोहिणी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। आप अजीम प्रेमजी साहब को करीब से जानती भी हैं, बेंगलोर में आप दोनों एक शहर में रहते हैं। बताइए कि ये घटना कितनी बड़ी है, क्यों है? नमस्ते संजय जी, और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे इस मौका देने के लिए। तो ये मौका देने के लिए तो जी, हम अजीम प्रेमजी से बिल्कुल उनका परिचय रखते हैं और साथ में काम भी करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये उनका जो जेस्चर है, ये जो उन्होंने आज किया है पहले और इतने सालों से करते भी आए हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत अहमियत रखता है। इसका बहुत महत्व है, क्योंकि एक तरीके से एक ये इशारा है, एक निशान है, एक मार्गदर्शी कुछ उन्होंने जो एक्शन किया है, ये बताता है कि हमारे समाज में धन का और या संपत्ति का क्या रोल होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है आज जो न्यूज आया है। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से वो पहले भी काफी काम करते रहे हैं, उसको देखते हुए किस तरह की चीजों पर ये पैसा खर्च होगा, कैसे कैसे काम होने वाले हैं? और देखिए, उनकी एक अहमियत ये भी है कि वो खुद कैमरे पे आके अपने काम के बारे में घोषणा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए बात कर रहे हैं। ये भी कितनी सोचने वाली चीज है। लेकिन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने बहुत सालों से, अभी मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, प्राइमरी एजुकेशन में काफी काम किया है। वो चाहते हैं कि टीचर्स को कितना हेल्प मिल सके उतना वो प्रयास करते हैं, और स्कूल्स अच्छे होने के लिए काफी राष्ट्रों में वो काफी स्टेट्स में काम करते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में। और अभी उन्होंने और एक इनिशिएटिव, अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव करके और एक संस्था खड़ी की है, जिससे वो शिक्षा और एजुकेशन के अलावा बाकी एरियाज में भी अभी फिलैंथ्रोपी करेंगे। जी बिल्कुल। एक चीज और, ये जो शब्द है फिलैंथ्रोपी, इसका अगर हिंदी में हम समझाने की कोशिश करें तो लोगों पर उपकार, या उससे भी बेहतर शब्द होगा शायद लोगों की भलाई, सेवा भाव से लोगों की मदद करना या भलाई करना। इसको चंदा या दान नहीं समझा जाना चाहिए। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि बड़े दानवीर हैं, चंदा दे दिया, जैसे कि बड़ा एहसान कर दिया किसी जरूरतमंद इंसान पर। ये फिलैंथ्रोपी में और चंदे में, दान में क्या फर्क है, जरा ये समझाइए। वैसे तो अगर हमारी परंपराएं देखें, हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत है, बहुत सभी कौमों में, सिर्फ हिंदुओं की कौम में नहीं, सभी कौमों में इसका बहुत महत्व रहा है कि दान देना या ज़कात या बहुत सारे शब्द लोग यूज करते हैं। लेकिन पहले से ये हमारी सोसाइटी में, हमारी समाज में तो बहुत महत्व रखता है कि हम दूसरों की मदद करें, जो हमारे पास है वो शेयर करें, लोगों को दे। तो ये तो पुरानी सदियों से बात चल रही है। तो इसको हम दान कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, चैरिटी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन आजकल क्या हुआ है, कुछ 2-3 या एक 100 वर्षों से अमेरिका में, दूसरे देशों में, और आजकल ये 25 सालों से हमारे देश में भी ऐसा हुआ है कि लोगों के हाथ में बहुत धन आ गया है। तो कोई लोग हमारे जैसे, और मैं भी इसमें शामिल करती हूँ अपने आप को, कि हम सडनली बहुत वेल्दी हो गए हैं। अभी दुनिया में अभी ये जो हम करते हैं, थोड़ा
हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये बड़ा दान या स्ट्रेटेजिक जो दान होता है उसको अभी लोग फिलैंथ्रोपी कहते हैं, लेकिन है तो वही एक साल से एक तौर से हम देखें तो पहले जो दान हुआ करता था वो एक तरह से निष्काम कर्म के रूप में देखा जा सकता था कि हम एक कहावत थी कि एक हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। लेकिन आजकल फिलैंथ्रोपी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रेटेजिक काम हो, ये कि पॉवर्टी हो या गरीबी हो या विद्या में कुछ कमतरता हो लोगों के शिक्षा में, तो उसका रूट कॉज एनालिसिस कैसे हो सकता है और एक बड़े पैमाने पर कैसे उस पर काम चल सकता है, मेरे ख्याल से उसको आजकल लोग फिलैंथ्रोपी कहते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है इसमें। जी बिल्कुल। और जी। तो भारत में जो जिनके पास दौलत है, पैसा है, धनी लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, इनका फिलैंथ्रोपी के बारे में क्या एटीट्यूड है, कितना खुला और बड़ा दिल है, कितनी उदारता आप देखते हैं हमारे लोगों में? ये 25 सालों में आप देखते हैं लिबरलाइजेशन शुरू होने के बाद कितने लोगों के पास कितनी जल्दी बहुत धन अक्यूमुलेट हो गया है। और मेरे ख्याल से अभी लोग जान गए हैं कि ये वेल्थ का क्या मतलब हो सकता है सोसाइटी के लिए। और आप देखेंगे कि पहले से बहुत जल्दी तेजी से इंडिया में फिलैंथ्रोपी बढ़ रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो काफी पूरे जग भर में दूसरे एलीट लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे सीखते हैं। एक पीयर प्रेशर बोलते हैं वैसा भी होता है, क्योंकि कुछ भी कहिए बाकी देशों में अमेरिका में वगैरह बहुत जेनरस लोग हैं। उनके यहाँ इस साल में $350 बिलियन की फिलैंथ्रोपी हुई है और हमारा देश अभी तो बहुत पीछे है इसमें, लेकिन हम देखते हैं कि अभी एक साल 90 बिलियनर्स है फोर्ब्स की रिच लिस्ट में, इंडिया से एक बार 100 है। तो यहाँ इतना धन आ रहा है कि मेरे ख्याल से ये धनी लोग हम सब जान रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ये धन का एक उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़ने वाला है, फिलैंथ्रोपी बहुत बढ़ेगी और लोग अभी बहुत सोचते हैं कि हम कैसे ये ठीक से करें कि परिणाम अच्छे आ जाएं हमारे फिलैंथ्रोपी से। तो काफी चर्चा हो रही है इन सब लोगों में। जी मैडम, आपने जो बातें कही उसमें से मैंने एक शब्द आपका पकड़ा कि धन का भी एक उत्तरदायित्व है समाज में। तो धन का जो उत्तरदायित्व है और जब पीयर प्रेशर होता है तो कुछ करने की कोशिशों में दो चीजें होती हैं कि एक तो मैं पैसे दूंगा अच्छे काम के लिए जिससे इम्पैक्ट हो, दूसरा ये भी होता है कि इम्पैक्ट के साथ साथ मेरा प्रचार भी हो। तो इस वक्त भारत में जो लोग पैसे दे रहे हैं वो दुनिया के स्टैंडर्ड या जो आइडियल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि आपकी कमाई का कितना आप दे रहे हैं, क्या इसका कोई आप इसकी विशेषज्ञ हैं, इसको मेजर कैसे किया जाए कि हम कंजूस हैं, अब हम मीडियम लेवल पे आ गए और अब हम बहुत उदार हो गए? एक्चुअली पहले तो हमारे देश में उतना सही डेटा भी नहीं मिलता है कि कितने लोग क्या दे रहे हैं। वो ये बहुत वॉलंटरी डिस्क्लोजर होता है, उतनी पारदर्शिता अभी नहीं है इस सेक्टर में, मेरे ख्याल से आनी चाहिए। एक विषय है कि हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बहुत साल लगे कि लोगों को बताने में कि मैं दे रही हूँ। पहले तो मेरी माँ ने सिखाया था, सब लोगों ने सिखाया था देना, किसी को बताना नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बोस्टिंग होता है। लेकिन अब तो मैं समझती हूँ कि इतना जब पैसा लोग बना रहे हैं तो समाज को पता चलना चाहिए कि ये पैसा समाज के लिए अच्छा है या खुद उन धनी लोगों के लिए अच्छा है। तो ये पारदर्शिता अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आनी तो चाहिए। और काफी अभी रिपोर्ट्स आते हैं, फोर्ब्स की एक लिस्ट आती है, अभी बेन एंड कंपनी 5-6 साल से एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि इंडिया में फिलैंथ्रोपी कैसे चल रही है, कैसे बढ़ रही है, कौन से क्षेत्र में लोग दे रहे हैं। तो थोड़ी सारी अभी पहचान आ रही है कि लोग कितना दे रहे हैं और कितना प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है। जी बिल्कुल। क्या ये सवाल पूछना मुनासिब होगा आपसे कि जिनके पास है, जो दे सकते हैं, क्या उन पर कोई पब्लिक प्रेशर है? क्या पब्लिक प्रेशर होना चाहिए? अवेयरनेस के इंटेंशन से मैं पूछ रहा हूं कि इस बात का एक एहसास हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई महानता नहीं कर रहा हूं। पब्लिक प्रेशर, पब्लिक अवेयरनेस कैसी है?
नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है। मेरे ख्याल से समाज से बहुत दबाव होना चाहिए वेल्दी लोगों पर, क्योंकि देखिए, अगर कोई समाज या गवर्नमेंट सरकार लोगों को और मार्केट इकोनॉमी के लोगों को इतना धन दौलत इकट्ठा करने के लिए ऐसी पब्लिक पॉलिसी नीतियां बनाती है और उस धन पे ज्यादा टैक्स नहीं डालती है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है कि सरकार और समाज ये समझती है कि वो जो पैसा है उसका उपयोग एटलीस्ट उतनी अच्छी तरह से होगा जितना अगर वो सरकार के हाथ में टैक्स के रूप में आता होता। टैक्स के रूप में आने से जितना समाज के कारण, हेल्थ के लिए बोलो, कुछ भी, किसी भी सुशासन के कामों के लिए अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च करे और उससे समाज को लाभ हो, एटलीस्ट कम से कम उतना तो लाभ होना चाहिए। अगर हमने लोगों को टैक्स नहीं किया और वो पैसा निजी प्राइवेट वेल्थ की तरह से लोगों के हाथ में रहा, तो उतना उसका नहीं, क्या उसका इम्पोर्टेंट है, समाज का लाभ उतना ही उसमें होना चाहिए, ऐसे मैं समझती हूँ। तो समाज का दबाव होना चाहिए कि ये जो लोग, मेरे जैसे जो लोग धनी हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं उस धन का। ठीक है, वो मैं तो उद्योगपति नहीं हूँ, लेकिन जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, ये भी एक लाभ है समाज को। फिर भी जब इतना प्राइवेट वेल्थ हाथ में आता है, जरूर आप अच्छे अच्छे घर बनाइए, जरूर आप उपयोग कीजिए, लेकिन काफी उसमें से वापस समाज की बेनिफिट के लिए जाना चाहिए। तो इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए मीडिया में, जैसे कि आप कर रहे हैं, लेख होने चाहिए, समाज में भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसे में मेरी समझ है, ऐसे मैं बहुत डीपली मानती हूँ। आप इस स्पेस में काफी इनिशिएटिव लेते रही हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है। आप चाहें तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, लेकिन जानना मैं ये चाहता हूं कि एक बेंचमार्क करने की जरूरत होती है कि हम अपने लिए कसौटी क्या बनाएं। तो दूसरे देशों की प्रैक्टिसेस, या कहिए कि कितना एग्रेशन है इस काम को करने में, कितना बड़ा मन है दूसरे देशों का, अगर ऐसा कुछ हमको अपने सामने एक चैलेंज के रूप में या कहें एक प्रेरणा के रूप में, एक मोटिवेशन के रूप में कोई बात समझानी हो आम लोगों को, तो कैसे समझाएं इस बात को कि दूसरे देशों में फिलैंथ्रोपी का काम, देने का काम कैसे चलता है? तो अमेरिका और यूरोप में तो आप जानते ही हैं कि काफी ये डेवलप हो गया है ये सेक्टर अभी कई सालों से। तो उनके यहाँ एक तो लोग बहुत जेनरसली देते भी हैं, लेकिन दूसरी बात देखनी चाहिए हमें कि उनके यहाँ एनजीओ सेक्टर या संस्थाएं भी उतनी ही मजबूत है। इंडिया में काफी लाखों एनजीओज हैं, लेकिन बहुत सारे उनमें से छोटे छोटे हैं, उनमें शायद उतनी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी नहीं है, उनकी संस्थाएं उतनी मजबूत भी नहीं है कि अगर कल हम बोलें उनको कि चलो हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, आप कुछ अच्छा काम कीजिए। एक्चुअली एक ये काफी स्ट्रक्चरल इश्यू है कि हमारे देश में उतनी स्केल की एबिलिटी में उतनी एनजीओज है नहीं। छोटे छोटे काम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन थोड़ा अभी स्केल के बारे में उनको अभी मजबूत करने की जरूरत है। तो आज पैसा भी आ जाए तो पाइपलाइन अभी उतनी मजबूत नहीं है जिसमें वो पैसा जा सके। तो एक काम फिलैंथ्रोपी वालों को इंडिया में प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी देशों से कि पहला पैसा इसमें डाले कि हमारी एनजीओ कम्युनिटी, हमारी सिविल सोसाइटी की संस्थाएं मजबूत हो जाए, उनमें ताकत आ जाए कि अगली जब फिलैंथ्रोपी बढ़ेगी तो हम उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकेंगे और परिणाम अच्छे लाएंगे। तो एक ये प्रेरणा लेने के लिए काफी विषय है, और दूसरा भी इकोसिस्टम में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है। कई पब्लिक पॉलिसी वाली चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए कि कैसे हम इंडियन फिलैंथ्रोपी को और भी बढ़ावा दे, कैसे उसको एनकरेज करे। तो ये सब चीजें अभी सोचने की जरूरत है। रोहिणी जी, आपने अभी एनजीओ पाइपलाइन का जिक्र किया। दरअसल हम लोग ये आमतौर पर सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोग देना तो चाहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि माध्यम कौन बने, वो माध्यम कितना भरोसेमंद है। तो इस एनजीओ की पाइपलाइन को, इनकी कैपेसिटी को, इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करने की जरूरत है ताकि बहुत सारे मीडियम हो, बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी संस्थाएं हों जो इस पैसे को सही आदमी तक बहुत आसानी से, इफिशिएंसी के साथ पहुंचा सके? करना क्या होगा?
आजकल काफी संस्थाएं बीच वाली इकोसिस्टम बढ़ाने वाली संस्थाएं अभी आ रही हैं, जैसे कि दसरा और गिव इंडिया और ऐसे 5-10 अच्छी संस्थाएं आ रही हैं जो एनजीओस को हेल्प करती है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए और अलग अलग विषयों पर रिपोर्ट्स बनाती हैं, क्योंकि इंडियन फिलैंथ्रोपी ज्यादातर एजुकेशन, शिक्षा और चाइल्ड केयर में 40-50% इंडियन फिलैंथ्रोपी के पैसे उन्हीं 2 सेक्टर्स में जाते हैं। ऐसे काफी रिपोर्ट्स आए हैं। लेकिन आप सोचिए हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं और कितने क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। तो ऐसी बीच वाली इकोसिस्टम बढ़ाने वाली संस्थाएं अब आ रही है और वो एनजीओस की कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन हमें फिलैंथ्रोपिस्ट को ये समझना चाहिए कि जैसे उनकी कंपनियां विदाउट एचआर, विदाउट पीपल नहीं चलेंगी और विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं चलेगी, वैसे ही एनजीओ भी अच्छा काम करने के लिए उनको भी लोगों की जरूरत होती है जिनकी तनख्वाहें ठीक डिग्निटी वाली तनख्वाहें हो और इंस्टीट्यूशन को पैसा देने की जरूरत है आज। और दूसरे क्षेत्रों में थोड़ा रिस्क लेने की बहुत जरूरत है। आप जानते ही हैं आजकल सरकार की ये इच्छा है कि कोई क्षेत्रों में क्यों ना इंडियन फिलैंथ्रोपी बढ़े और जो अब इतने सालों से फॉरेन डोनर्स आ रहे हैं उनके बारे में कुछ संदेह हो रहा है सरकार को, वो अभी का विषय नहीं है। लेकिन आपने एक ट्रस्ट का विषय, भरोसे का विषय उठाया था। मेरे ख्याल से ये एक और स्ट्रक्चरल इशू है हमारे देश में। नहीं मैडम, आप फॉरेन डोनर सब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें एक्चुअली भाई अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही हम ये चर्चा आपके साथ कर रहे हैं कि फॉरेन डोनर्स को लेकर के हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग लगातार हिंदुस्तान में इस तरह के कामों को करते रहे हैं। हिंदुस्तान एक उदार देश है, उसको अच्छे से एक्सेप्ट करता रहा है, एब्जॉर्ब करता रहा है और कहीं उसमें हमारी मान मर्यादा गरिमा कम हो गई हो ऐसा न कभी हुआ है, न कोई एहसास हुआ है। लेकिन फॉरेन डोनर्स को लेकर के लगातार हम कुछ वाद विवाद की बातें सुनते रहते हैं। करेक्ट व्यू क्या है? ये मेरे ख्याल से ये चर्चे के लिए अच्छा विषय है। मुझे लगता है कि अगर फॉरेन डोनर्स ने कुछ गलत काम किया हो तो जरूर उनको जस्ट लॉ के प्रकार जो करना है कर दीजिए। अगर एनजीओज ने पारदर्शिता से काम नहीं किया हो या जो भी कंप्लायंस के रूप में काम नहीं किया हो, अकाउंट्स ठीक से नहीं दिए हो, तो जरूर उनके पीछे जाइए अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन मुझे लगता है हमें भय और डर से काम नहीं करना चाहिए। अगर हम विश्वास रखते हैं कि जब फॉरेन कैपिटल हमारे देश में आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, बिजनेसेस आती हैं और उनके बारे में हम ये सोचते हैं कि उनके विचार अच्छे ही होंगे, हमारी भलाई के लिए ही आते होंगे, तो ये भी हमें डरना नहीं चाहिए कि अगर फॉरेन डोनर्स अच्छे काम के लिए आए तो उन्हें हमें वेलकम करना चाहिए। ऐसे मैं सोचती हूँ। जो पहले मैंने कैविएट दिया कि अगर कुछ गलत काम हो रहा हो तो ठीक, जरूर उनके पीछे जाइए, लेकिन ये डर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। ये डर और अविश्वास, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट आ सकता है। जी बिल्कुल, डर और विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि आपका जो कंपनियां बिजनेस चलाती हैं, जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाते हैं, उनके कारोबार में जिस तरह से सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही इस काम को करने का काम इंटीग्रेटेड प्लान में हो, एक वैसा ही इफेक्टिव डिपार्टमेंट हो जैसे फाइनेंस या एचआर होता है। यही मतलब है आपका? हाँ, कि एनजीओस को भी ऐसे डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है ना, उनकी संस्थाएं संभालने के लिए। एनजीओस में भी अच्छे अकाउंटेंट्स होने चाहिए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के लोग होने चाहिए, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होने चाहिए। लेकिन कभी कभी जो दानी होते हैं, डोनर्स होते हैं, वो उसको नहीं समझते और उस काम के लिए पैसे नहीं देते। तो अगर हमें इंडिया का एनजीओ सेक्टर मजबूत करना है, बढ़ाना है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट को, डोनर्स को ये समझना चाहिए कि अनटाइड फंड्स हमें थोड़े से एनजीओस को देने पड़ेंगे। तो वो उसका जिक्र मैं कर रही थी। जी बिल्कुल। एक नंबर कई बार आता है, वो मोटा मोटा नंबर ये आता है कि बहुत सारे देशों में ये परिस्थितियां हैं, हिंदुस्तान में भी है, जो लिबरलाइजेशन के बाद वेल्थ आई है हमारे पास, कि बहुत थोड़े से लोगों के पास बहुत सारी जायदाद, बहुत सारा पैसा होता है और बहुत बड़ी आबादी के पास
बहुत थोड़ा पैसा होता है, यानी 10-1% लोग होंगे जिनके पास शायद 70-80-85% पैसा होगा। इसको एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के रूप में देखें, इनइक्वालिटी के रूप में देखें, लैक ऑफ अवेयरनेस के रूप में देखें, और आज आपसे ये समझें कि क्यों इसको और फैलाने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की और हजारों और सैकड़ों नहीं लाखों लाख अमीर लोगों को पैदा करने की जरूरत है। जी, एक तो आप कह रहे हैं, और ये डिसप्रोपोर्शनेट वेल्थ क्रिएशन जो पूरे अभी डेवलप्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हो रहा है, उसके बारे में काफी चर्चा उन्हीं देशों में हो रही है कि इतनी इक्वालिटी कैसे बढ़ रही है। कुछ लोग समझते थे कि थोड़े सालों के बाद ये इनइक्वालिटी जो है, जो इतना फर्क है और बढ़ता जा रहा है फर्क, बहुत कम लोगों के पास, आपने जैसे कहा, बहुत संपत्ति है, तो उसी वजह, एक तो वो स्ट्रक्चरल इश्यू को समाज को हमेशा उसके बारे में चर्चा करनी ही पड़ेगी और कुछ उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, सोच के कि टैक्सेशन बढ़ाना है या जो हमने मॉडल चुना है उसमें कुछ अगर दोष है तो उसको ठीक करने हैं स्ट्रक्चरली। लेकिन इस प्रोग्राम में ये तो बहुत बड़ा विषय होगा, इसीलिए लेकिन मैं हमेशा कह रही हूँ कि क्या अगर भी ये 1% लोगों में इतना सारा धन है तो उस संपत्ति की जिम्मेदारी क्या है, कैसे उस वेल्थ को सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए यूज होना चाहिए, और उसको हमेशा हमें फ्रंट लाइन हेडलाइंस में रखना चाहिए कि 1% अगर ये लोग हैं जिनमें इतना सारा वेल्थ है, तो वो वेल्थ वो लोग कैसे यूज कर रहे हैं। अभी अजीम प्रेमजी से हमने शुरुआत की, तो देखिए उन्होंने एक मॉडल दिखाया है कि एटलीस्ट आपका 50% वेल्थ तो कम से कम सोसाइटी के लिए कमिट करें। तो अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी, अगर ये वेल्थ का उत्तरदायित्व नहीं उठाया लोगों ने, तो फिर डेफिनेटली सोसाइटी में जी अच्छे सिग्नल्स तो नहीं होंगे ना, ऐसा मैं समझती हूं। रोहिणी जी, चर्चा के आखिर में एक सवाल और पूछूंगा, और वो ये कि अजीम प्रेमजी ने अब जो एक बेंचमार्क बना दिया है, दो तरीका है कि इससे प्रेरित हों और इसलिए इसको मैच करने की कोशिश करें दूसरे। अजीम प्रेमजी से भी ज्यादा पैसे रखने वाले लोग इस हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। आप इन लोगों से डील करती रही हैं, काफी चर्चाएं आपने इन लोगों से की है ओवर द इयर्स। आपको पॉसिबल रिस्पॉन्स, पॉसिबल मोटिवेशन क्या नजर आता है इन अमीरों से जो हिंदुस्तान में हैं कि वो अजीम प्रेमजी के इस प्रेरक काम के बाद कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, खुद क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, मैच करेंगे, या दिखाने की कोशिश करेंगे कि अग्रेसिव हो रहे हैं लेकिन छोटा मोटा ही काम करेंगे? ये डिफिकल्ट सवाल आपने पूछा। मेरी उम्मीद है, ऐसे कह सकते हैं कि मेरी उम्मीद है कि बाकी लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ें। मैं जब कभी कभी लोगों से बात करती हूँ, वो अभी भी थोड़ा सा डाउट रखते हैं कि ये उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं कि वेल्थ रहेगा। एक 20 साल पहले भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को नहीं लगता था कि ये वेल्थ कायम रहेगा जी। अभी उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये वेल्थ इंडिया जितना वेल्थ आता है उसके ऊपर और भी वेल्थ बनता है। लोगों को अभी विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो अब मेरे ख्याल से वो ज्यादा जेनरस होंगे, ये मेरी बड़ी उम्मीद है। और हम देख रहे हैं 4-5 साल से हम एक एनुअल फोरम करते हैं, 2-3 थीमेटिक सेशंस करते हैं साल में, और काफी लोग आते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मेरी तो बहुत उम्मीद है कि ये होगा। बिल्कुल, आज पूरे देश को दरअसल अजीम प्रेमजी को तो शुक्रिया कहना ही चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए और शुभकामना देनी चाहिए कि आप लोग जो काम करते हैं इसको और बढ़ावा मिले और हम लोग फिलैंथ्रोपी के एक नए दौर में प्रवेश कर जाए। रोहिणी, आपने आज हमारे साथ बातचीत के लिए वक्त निकाला, आपका। संजय जी, मैं एक बात लास्ट में कह सकती हूँ, एक ही सेंटेंस जी, कि हमें वी शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन द जेनरोसिटी ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट। सिर्फ उतना हम रिच लोग, धनी लोगों पे भरोसा रख के नहीं चल सकते हैं, समाज का दबाव भी आना चाहिए, ये मैं फिर से कहूंगी। और आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल कई परिभाषाओं में एक परिभाषा व्यापार की, कारोबार की छोटी सी ये है कि कारोबार का मकसद मुनाफा कमाना होता है, लेकिन ये मुनाफा समाज के लार्जर भलाई के लिए इस्तेमाल हो, यही इसका मकसद है। व्यापार का सिर्फ इकलौता मकसद यही है। रोहिणी जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।